Hello students, welcome to all of you on online classes. Dear students, our today's topic is class 11th, subject English, J.K. Bose, poem number 3rd, and the name of the poem is The Daffodils. This poem is composed by great poet of nature, William Wordsworth. In this video, we will discuss the poetic techniques, the poetic devices used by the poet in the poem one by one. There is request to all the students, if you do not have subscribed my YouTube channel, do subscribe it and press the bell icon for the future notifications. If you want the PDF notes of all the videos, just join my Telegram channel S4E classes. Let us move to our topic. In this video, we will cover the poetic devices of the poem number 3rd, and the name of the poem is The Daffodils. This poem is composed by great poet of nature, the William Wordsworth. As far as our examination point of concern, we have 9 marks of the poetic टेक्निक्स. पोइटिक टेक्निक्स के हमें 9 मार्क्स का पेपर में आना है एंड टोटल क्वेश्चंस जो वो हमारे 3 हमें अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5. टोटल क्वेश्चंस 3 टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 5. लेट अस मूव टू द poetic techniques. Our first poetic technique that is used in this poem is visual imagery. What is visual imagery? Visual imagery means you have to make the pictures. आपके माइंड में क्या बनती हैं? पिक्चर्स जो वो बन जाती हैं. Whenever we listen any word, जब भी आपको कोई वर्ड लिसन करना है, after listening the word, if image is formed in your mind, then we can say that this is visual imagery. पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, what is visual imagery? Write down the examples of the visual imagery from the poem The Daffodils. So what are the visual imagery used in the poem? A host of golden daffodils. आपके सामने इमेज बनी गोल्डन कलर का डैफोडाइल्स का फ्लावर. क्लियर? दूसरी सिर्फ डैफोडाइल्स की. पहली बनी गोल्डन डैफोडाइल्स की. सेकंड होस्ट ऑफ ग्रुप, बहुत सारे डैफोडाइल्स की इमेज आपके माइंड में बनी. सेकंड इमेज बनी आपके दिमाग में, दैट इज द डैफोडाइल्स, सिर्फ डैफोडाइल्स की. अब थर्ड इमेज दैट इज यूज्ड इन द पोएम, बिसाइड द लेक विनिथ द ट्रीज. ये एक लेक आ गई, लेक के साइड साइड पे बहुत सारे क्या हैं? ट्रीज हैं. क्लियर? और उन ट्रीज के नीचे जो है वो डैफोडाइल्स लगे हुए हैं. तो आपके सामने लेक की इमेज बनी और बहुत सारे ट्रीज की इमेज बनी, और उन ट्रीज के बिनेथ नीचे जो है वो डैफोडाइल्स फ्लावर्स लगे हुए थे. तो दिस इज द थर्ड इमेज. लेट अस मूव टू द फोर्थ इमेज. कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. देखो कौन कौन सी इमेज बनी? शाइनिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स की इमेज बनी, और वो बहुत सारे क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं. किसमें? मिल्की वे में. मिल्की वे क्या है? दिस इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. तो आपके सामने आसमान की पिक्चर बनी, और आसमान की पिक्चर में बहुत सारे स्टार्स जो वो शाइन और ट्विंकल कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लाउड. क्लाउड की इमेजेस बनी आपके सामने ऐसे. क्लियर? फिर उसके बाद क्राउड. क्राउड क्या होता है? क्लाउड मीन्स बादल, और क्राउड मीन्स बहुत सारे लोगों का ग्रुप, भीड़. तो उसकी इमेज आपके सामने बनी. स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. आपके सामने इमेज बनी रिवर की, लेक की, और लेक के किनारे किनारे क्या लगे थे? डैफोडाइल्स जो वो लगे हुए थे. और वो डैफोडाइल्स कैसे थे? नेवर एंडिंग लाइन में. ऐसे लग रहा था वो लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी. तो आपके सामने बहुत सारे डैफोडाइल्स जो एक नदी के किनारे, लेक के किनारे लगे हुए थे, उसकी इमेज जो वो बन गई. नेक्स्ट, जॉकर्ड कंपनी. व्हाट इज जॉकर्ड कंपनी? इन द पोएम जॉकर्ड कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ द हैप्पी पीपल. खुश रहने वाले लोगों की कंपनी. तो जहां पे किसकी जॉकर्ड कंपनी बोला गया? डैफोडाइल्स की. तो इसलिए ये एक ग्रुप है उन लोगों का जो बहुत सारे खुश होते हैं, लेकिन जहां पे डैफोडिल्स को बोला गया.
काउच, काउच क्या होती है बेटे? चारपाई, बेड जिसको आप बोलते हैं। क्लियर? तो उसकी इमेज आपके पास सामने बन गई। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल इमेजिनरी फ्रॉम द पोएम द डैफोडाइल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर्स फ्रॉम द पोएम द डैफोडाइल्स। आपको पेपर में आएगा बेटे, पता कैसा आएगा? व्हाट इज मेटाफर्स, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर्स फ्रॉम द पोएम द डैफोडाइल्स। तो देखिए मेटाफर्स, मेटाफर क्या होता है बेटे? डायरेक्ट कंपैरिजन। क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में जब भी डायरेक्ट कंपैरिजन होगा उसको हम बोलेंगे मेटाफर्स। क्लियर? समझ लगी? अब देखिए एग्जांपल्स आपको लिखना है, द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड एज मेटाफर। क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम डैफोडाइल्स आर एज अंडर। फर्स्ट वन, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडाइल्स। होस्ट क्या होता है? ग्रुप। क्लियर? गोल्डन डैफोडाइल्स, तो जहां पर ग्रुप क्राउड का कंपैरिजन किया गया डैफोडाइल्स के साथ। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एकांतपन का मजा। Clear? Whenever the poet feels sad, the scene of the daffodils flashes upon his mind and he enjoys his solitudeness. तब वो एकांतपन में मजा लेता है। तो दिस इज मेटाफर। जॉकर कंपनी, जॉकर कंपनी किसको बोला गया? जहां पे जॉकर कंपनी क्या होता है? द कंपनी ऑफ द हैप्पी पीपल। व्हाट हियर द जॉकर कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ हैप्पीएस्ट गोल्डन डैफोडाइल्स। क्लियर? वहां पे कंपैरिजन हुआ है। इनवर्ड आई, इमेजिनेशन का कंपैरिजन हुआ है। टोजिंग देयर हेड्स इन द स्पाइटली डांस। अब आपको पता है हेड्स जो है वो इंसान का होता है, जहां पर किसका है? डैफोडाइल्स का बोला गया। तो जहां पे हेड डैफोडाइल्स का और हेड ऑफ ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन हुआ। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, उनकी जो फ्लटर करने का, आपको पता है डांस करना, तो डांस इंसान करता है, जहां पे कौन कर रहा है? डैफोडाइल्स की फ्लटरिंग को ही डांसिंग बोला गया। दैट्स व्हाई दिस इज मेटाफर। तो देयर आर 5 मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम। फर्स्ट वन इज द होस्ट ऑफ द गोल्डन डैफोडाइल्स, सेकंड वन इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, थर्ड वन इज जॉकर कंपनी, fourth one is inward eye, fifth one is the tossing their heads and sprightly dance, and the last one is fluttering and dancing in the breeze of the daffodils. Next poetic technique is used in the poem is simile. आपको पेपर में आएगा what is simile, write down the examples of the simile from the poem daffodils, or write any 2 examples of similes. Simile क्या होता है बेटे? This is just like metaphor. What there is a comparison, there are specific words are used, like and as. Whenever the word as and like is used in the poem to make the comparison, when we can say that this one is simile, उसको क्या बोला जाता है? Simile बोला जाता है। And what are the examples? देखिए, I wandered lonely as a क्लाउड, जहां पर पोएट ने अपने आप का कंपैरिजन किया। आई वंडर्ड लोनली, मैं बिल्कुल अकेला घूम रहा था, एज ए क्लाउड, जैसे स्काई में क्या है? क्लाउड है। तो बीच में वर्ड कौन सा लगा है बेटे? एज लगा है। दैट्स व्हाई दिस वन इज अ सिमिली। नेक्स्ट वन इज सेकंड एग्जांपल, कंटिन्यूज एज द स्टार्स शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। क्लियर? समझ आ रहा है? देखो, शाइनिंग ऑफ स्टार्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे। कहां पे? इन द मिल्की वे, दैट इज अवर गैलेक्सी में। क्लियर? इसी तरीके से डैफोडिल्स भी शाइन कर रहे थे और वो ट्विंकल कर रहे थे, लेकिन वो कहां पे थे? बाय द साइड ऑफ ए लेक। कहां पे थे वो? साइड ऑफ ए लेक। तो जहां पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड शाइनिंग ऑफ स्टार का कंपैरिजन किया गया, द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग द जॉयफुलनेस ऑफ द डैफोडिल फ्लावर्स। दैट्स व्हाई वर्ड कौन सा लगा है? एज लगा है। दैट इज व्हाई दिस वन इज सिमिली। सो देयर आर 2 examples of simile in the poem the daffodils. I wander lonely as a cloud, and the second one is continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Let us move to the next poetic technique that is used in the poem the daffodils. देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पोइटिक टेक्निक कौन सा है? पर्सनिफिकेशन। क्या होता है पर्सनिफिकेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीय अलंकार।
क्लियर। देखो पर्सन प्लस फिकेशन, पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, फिकेशन मीन्स कंपैरिजन। जब भी इंसान की कोई क्वालिटी आप किसी दूसरी चीज को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनिफिकेशन। इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे देना, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनिफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या बनी? टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग things or an intimate object, clear, imaginative object। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, टोजिंग देयर हेड्स इन ए स्पाइटली डांस। हेड किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का, लेकिन जहां पर किसका बोला गया? हेड किसका बोला गया? डैफोडाइल्स फ्लावर्स का। ठीक, जैसे इंसान हेड टोज कर रहा है, इसी तरीके से डैफोडिल्स जो वो अपने हेड जो वो स्पाइटली डांस कर रहे थे और अपने हेड को टोज कर रहे थे। तो हेड इज ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन जहां पे डैफोडाइल्स का बोला गया, दैट इज व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। क्राउड ऑफ डैफोडाइल्स, जहां होस्ट ऑफ डैफोडाइल्स, क्राउड हमेशा ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन जहां पर किसका बोला गया? डैफोडाइल्स का, दैट्स व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। फ्लटरिंग एंड डांसिंग ऑफ डैफोडिल्स, डांस कौन करता है? हमेशा ह्यूमन बीइंग, लेकिन जहां पर कौन कर रहा है? डैफोडाइल्स, दैट्स व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। द बेब्स बिसाइड देम डांस्ड व्हाट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। अब देखो डांस ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन जहां पर किसका बोला गया? द डांस ऑफ बेब्स, इसलिए देखिए आ गया पर्सनिफिकेशन। जॉकर कंपनी क्या होता है? द हैप्पीएस्ट कंपनी, लेकिन जहां पे डैफोडाइल्स को बोला गया, इसलिए ये मेटाफर भी था, डायरेक्ट बोला गया मेटाफर था, और जॉकर कंपनी ह्यूमन बीइंग की होती है, दैट्स व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। And then my heart fills with pleasure and dances with the dance of daffodils। तो daffodils का डांस, तो डांस ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, that's why this one is personifications। तो there are 6 examples of personifications। First one is tossing their heads in a sprightly dance, crowd of daffodils, flirting and dancing of daffodils, the babes beside them danced and they outdid the sparkling babes in glee। glee क्या होता है? खुशी में। तो खुशी इंसान करता है, लेकिन जहां पर कौन कर रहा है? डैफोडाइल्स, क्लियर। जॉकर कंपनी, एंड देन माय हार्ट फिल्स विद प्लेजर एंड डांसेस विद द डांस ऑफ डैफोडाइल्स। नेक्स्ट, राइमिंग कपलेट्स। व्हाट आर राइमिंग कपलेट्स बेटे? राइमिंग कपलेट क्या होता है? जो वर्ड जो वो बोलने में राइम करते हैं, आपस में मैच करते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ राइमिंग कपलेट फ्रॉम द पोएम द डैफोडाइल्स। तो देखिए फर्स्ट वन इज क्लाउड, राइम कर रहा है किसके साथ? क्राउड के साथ। हिल्स, डैफोडाइल्स मैच कर रहा है ना। ट्रीज, ब्रीज, शाइन, लाइन, वे, ग्लांस, डांस, दे, गे, थॉट, ब्रॉट, लाई, आई, मूड, सॉलिट्यूड, फील्स, डैफोडाइल्स, क्लियर। fields, daffodils। तो these are all the examples of rhyming couplet from the poem the daffodils। clear। rhyming couplet क्या होते हैं? जो आपस में मैच करते हैं बोलने में, जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है, नॉट सेम बट राइम करती है, क्लियर। Example of poetic technique that is used in the poem is hyperbole। What is hyperbole? Hyperbole is a poetic technique to describe something bigger, to describe something bigger than reality। किसी चीज को रियलिटी से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, that is called hyperbole। hyperbole क्या होता है? to describe something bigger than reality। मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर देखे डॉग्स के जैसे, डॉग के जैसा मच्छर हो सकता है, लेकिन आई एम सेइंग दैट दिस वन इज नॉट रियलिटी, बिगर देन रियलिटी। जैसे पोएट ने बोला 10,000 I saw at a glance, 10,000 saw I at a glance। एक ही नजर में, एक ही झलक में मैंने 10,000 देखे। 10,000 पोएट का कहने का मतलब दे वर काउंटलेस। पोएट बोलता है मैंने 10,000 एक साथ देख लिए, तो बिगर देन रियलिटी मतलब 10,000 से बहुत ज्यादा थे, दे वर काउंटलेस। एंड द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज हाइपरबोले। नेक्स्ट, poetic technique used in the poem is alliteration। What is alliteration? A repetition of same initial letter, clear। कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पहली बात क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? सेम लेटर क्या होना चाहिए? रिपीट होना
चाहिए. Repetition of the same initial letter of any line, but the letter must be consonant. consonant क्या होते हैं? A E I O U को छोड़कर. क्लियर. रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर. देखो पहली एग्जांपल क्या आ गई? 10,000. रिपीटिशन ऑफ टी रिपीट हो रहा है ना. क्लियर. तो दोनों जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. क्लियर. दिस वन इज एलिट्रेशन. टोजिंग देयर हेड्स. टी जहां पे भी क्या हो रहा है? इस लाइन में भी टी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो टी इज कॉन्सोनेंट एंड रिपीटिंग. clear. Whenever the initial letter of any line sentence matches, that is called as, and जैसे she saw, I saw, that cannot saw. Clear. Understand? These are the examples of alliteration. Dear students, thanks for watching. Do subscribe my YouTube channel S4E classes for daily live classes. If you want the notes, please message me on my WhatsApp number. Thanks for watching.